आज की इस डीप ड्राइव की शुरुआत मैं एक बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशन से करना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने वाली है। और सब लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं। बिल्कुल। और अचानक स्क्रीन पर राष्ट्रगान बजना शुरू होता है। राइट। ज्यादातर लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं सम्मान में, लेकिन कोई एक इंसान अपनी सीट से नहीं उठता। ये तो अक्सर देखने को मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या उस इंसान ने कोई कानून तोड़ा है? मतलब क्या पुलिस आकर उसे हॉल से ही गिरफ्तार कर सकती है, या फिर ये पूरी तरह से उसकी पर्सनल चॉइस है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब ना भारतीय संविधान के उस हिस्से में छुपा है जो देश के आजाद होने पर तो मौजूद ही नहीं था। राइट। और आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमारे सामने जो भी सोर्सेज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हों, ऐतिहासिक नोट्स हों या लीगल केस स्टडीज, हम उन सब को डिकोड करके भारत के मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये रटना नहीं है कि पॉइंट नंबर 1 क्या है और 2 क्या है। मतलब हमें ये समझना है कि ये नियम बनाए क्यों गए और एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे फिट बैठते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना शुरुआत में ही एक मेंटल मॉडल सेट कर लेते हैं। हम हमेशा देखते हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही शोर होता, मेरे अधिकार क्या हैं। हाँ, हर कोई अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो अब कल्पना कीजिए कि अपना जो संविधान है वो एक क्रिकेट मैच की अल्टीमेट रूल बुक है। ओके, क्रिकेट मैच दिलचस्प है। अब इस मैच में जो अधिकार है वो चमक चमाती ट्रॉफी है जिसे हर खिलाड़ी बस जीतना चाहता है। हर किसी को वो ट्रॉफी चाहिए। तो फिर कर्तव्य क्या है? कर्तव्य या ड्यूटीज उस गेम के वो बुनियादी नियम है। मतलब वो क्रीज लाइन है जिसके अंदर आपको खेलना है। अगर वो नियम नहीं होंगे ना तो मैच खेला ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब अगर हर खिलाड़ी सिर्फ अंपायर से ट्रॉफी मांगे लेकिन कोई भी क्रीज के अंदर रहने का नियम फॉलो ना करे तो क्या होगा? तो पूरी अफरा तफरी मच जाएगी। एग्जैक्टली। गेम कुछ ही मिनटों में पूरी तरह बिखर जाएगा। बिना नियमों के कोई खेल नहीं होता, सिर्फ अराजकता होती है। सही बात है। तो चलिए इस रूल बुक के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हुक है। वो कैसे? मतलब अक्सर जब हम संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ होगा तो ये मूल कर्तव्य तो उसी दिन से इस रूल बुक का हिस्सा रहे होंगे। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य तो एक ही सिक्के के दो पहलू है ना, तो जाहिर है साथ साथ ही आए होंगे। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रैक है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें अक्सर अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। वेट, सच में? तो क्या 1950 में ये नहीं थे? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि 1950 के ओरिजिनल संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्यों का कोई जिक्र था ही नहीं। जीरो। अरे, मतलब पूरे दस्तावेज में सिर्फ अधिकारों की बात थी? हाँ, पूरे के पूरे दस्तावेज में सिर्फ राइट्स दिए गए थे। इन कर्तव्यों को बहुत बाद में जोड़ा गया, और वो भी कोई आम दिन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय संकट का दौर था। मैं सोच रही हूँ कि जब तक कोई बड़ी मुसीबत सामने नहीं आई तब तक किसी को जिम्मेदारियों की याद ही नहीं आई। तो वो कौन सी सिचुएशन थी जिसने रातों रात सबको इस बात का एहसास करा दिया? वो दौर था 1975 से 1977 का। ओह, इमरजेंसी। एग्जैक्टली, आपातकाल का दौर। उस वक्त देश के अंदरूनी हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे कि तत्कालीन सरकार को अचानक ये महसूस हुआ कि नागरिकों को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि बॉस आपके पास सिर्फ अधिकारी नहीं है। राइट, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं राष्ट्र के प्रति। बिल्कुल। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1976 में एक कमेटी बनाई गई, स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा। हाँ, और इस समिति का सिर्फ एक ही काम था, इन्हें नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का एक ड्राफ्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। जब हमारा संविधान बन रहा था तब तो दुनिया के कई बड़े देशों के संविधानों को स्टडी किया गया था, तो क्या उन बड़े लोकतांत्रिक देशों में कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था? मतलब स्वर्ण सिंह समिति ने प्रेरणा कहाँ से ली? ये बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल पॉइंट है। अगर हम उस दौर के पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को देखें ना, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन। हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस, हाँ। तो उनके संविधानों में आप देखेंगे कि मूल अधिकारों पर तो बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन नागरिकों के कर्तव्यों की कोई ऐसी स्पष्ट लिस्ट नहीं थी वहां। अच्छा, तो फिर ये आइडिया आया कहाँ से? स्वर्ण सिंह समिति ने प्रेरणा ली उस समय के सोवियत संघ से, यानी तत्कालीन यूएसएसआर से। ओह, यूएसएसआर से। बिल्कुल।
जो समाजवादी या सोशलिस्ट देश थे, उनका ये बहुत स्ट्रांग मानना था कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग किए ही नहीं जा सकते, दोनों बराबर हैं। और भारत का झुकाव भी उस समय समाजवाद की तरफ थोड़ा ज्यादा था। एग्जैक्टली, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट वहां से अडॉप्ट किया गया। फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42nd संशोधन, जिसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एकदम सही। और इसी संशोधन के जरिए इन मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह मिली। इन्हें एक बिल्कुल नए भाग में डाला गया, भाग 4A और अनुच्छेद 51A। राइट। और मैंने पढ़ा है कि शुरुआत में इनकी संख्या सिर्फ 10 थी। हाँ, ओरिजिनली 10 ही कर्तव्य जोड़े गए थे। तो अब जब ये संवैधानिक कर्तव्य शब्द सामने आता है ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि बाप रे, ये तो बहुत ही भारी भरकम जटिल कानूनी भाषा में लिखे गए होंगे। भाषा थोड़ी फॉर्मल जरूर है। हाँ, लेकिन अगर हम इन्हें रटने की बजाय इनके पीछे की लॉजिक को डिकोड करें तो मुझे लगता है तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो चलिए इन 10 या बाद में जो 11 हो गए कर्तव्यों को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि ये रूल बुक असल में नागरिकों से चाहती क्या है। तो अगर हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांट लें तो समझना काफी आसान होगा। शुरुआत करते हैं पहले ग्रुप से, जो ड्यूटी नंबर 1 से लेकर 4 तक है। ओके। अगर आप सोर्सेस को ध्यान से देखें तो इन चारों का पूरा फोकस सर्वोच्च सम्मान और अखंडता पर है। राइट। इस पहले ग्रुप का लॉजिक सीधे तौर पर एक राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा है, मतलब नेशन बिल्डिंग। हाँ, जैसे ड्यूटी 1 कहता है कि संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं और जाहिर है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद जो ड्यूटी 2 है वो कहता है कि हम स्वतंत्रता संग्राम के उन उच्च आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करें जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। अगर इस पर हम थोड़ा रुककर गहराई से सोचें तो ये सिर्फ इतिहास को याद रखने वाली बात नहीं है, ये तो वो नींव है जिस पर एक नवजात देश खड़ा हुआ था। एग्जैक्टली। मतलब अगर नागरिक अपने ही देश के प्रतीकों और आज़ादी के इतने बड़े संघर्ष का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर इतने बड़े और विविध देश की कोई एक कॉमन पहचान बनेगी कैसे? और उसी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए ड्यूटी 3 और 4 आते हैं। वो क्या कहते हैं? ड्यूटी 3 सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात करता है। और ड्यूटी 4 कहता है कि जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करें और जब भी आह्वान किया जाए राष्ट्र की सेवा करें। मतलब ये चारों ड्यूटीज असल में एक नागरिक को राष्ट्र की सिक्योरिटी और उसके वजूद से एकदम सीधे तौर पर जोड़ती हैं। बिल्कुल। तो ये पहला हिस्सा पूरी तरह से नेशन फर्स्ट वाली अप्रोच पर हो गया। सीमाएं सुरक्षित रहें, झंडे का सम्मान हो। लेकिन कोई भी देश सिर्फ अपनी बॉर्डर्स या सीमाओं से तो नहीं बनता ना, वो तो बनता है अपने अंदर रहने वाले लोगों से। सही बात है। तो अगर हम बाहरी खतरों से सुरक्षित हैं तो संविधान हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम अपने ही आसपास के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें? और बस यहीं पर ड्यूटी 5 और 6 की एंट्री होती है। ये दोनों ड्यूटी सीधे तौर पर समाज और हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर से जुड़े हैं। तो ड्यूटी 5 में क्या है? ड्यूटी 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण की बात करता है। मतलब एक कॉमन ब्रदरहुड। हाँ, एक ऐसा भाईचारा जो धर्म, भाषा या किसी भी क्षेत्रीय भेदभाव से बहुत ऊपर हो। लेकिन इस ड्यूटी 5 में ना एक और बहुत ही गहरी और विचारणीय लाइन लिखी है। कौन सी? इसमें लिखा है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। मुझे लगता है इस पे हमें थोड़ा रुक कर बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं हो सकता, ये तो किसी भी सभ्य समाज की सबसे बुनियादी शर्त है, मतलब एक बेसिक रूल है। एग्जैक्टली। अगर कोई समाज अपनी महिलाओं का सम्मान ही नहीं कर सकता तो वो कभी डेवलपमेंट या महानता की बात कर ही कैसे सकता है? और इसे संविधान में इतनी स्पष्टता से लिखना ये दिखाता है कि उस समय समाज में कितनी कुप्रथाएं मौजूद थीं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। संविधान निर्माता और बाद में संशोधन करने वाले ये बखूबी समझते थे कि आधी आबादी को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। राइट। और इसी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए ड्यूटी 6 भी है, जो कहती है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति मतलब हमारी जो मिली-जुली डाइवर्स कल्चर है। हाँ, क्योंकि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए, देश हो गया, समाज हो गया, अब थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं। जो तीसरा ग्रुप है जिसमें ड्यूटी 7, 8 और 9 आते हैं, वो हमारे पर्यावरण, हमारी सोच और सार्वजनिक संपत्ति के बारे में है।
जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कनेक्शन है। अच्छा, क्या कनेक्शन है? ये सोचने वाली बात है कि 1976 में ही अचानक पर्यावरण को क्यों शामिल किया गया। इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो शायद इतनी ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं होती थी। राइट। लेकिन 1970 का दशक वो समय था जब पूरी दुनिया में पहली बार पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ी जागरूकता आ रही थी। 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ओह, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। हाँ, और भारत ने भी उसमें बहुत सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उसी ग्लोबल सोच का असर था कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण को सीधे नागरिकों के कर्तव्य के रूप में संविधान में डाल दिया। वाओ, ये तो एक बहुत ही शानदार इंसाइट है। मतलब दुनिया के साथ साथ हमारी रूल बुक भी अपडेट हो रही थी। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद आती है ड्यूटी 8, जो मुझे लगता है आज के इस डिजिटल समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इसमें लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब देखिए, जब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर शब्द सामने आता है ना, हाँ, तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसका मतलब तो सबको लैब कोट पहनकर किसी माइक्रोस्कोप के पीछे बैठ जाना। बिल्कुल, मुझे भी बचपन में ऐसा ही लगता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का असली मतलब बस इतना है कि सवाल पूछने की आदत डालना। और आपको पता है, ये शब्द खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया था। अगर इसे आज के जमाने के एक मेंटल मॉडल से समझे ना, हाँ बताइए। तो मान लीजिए जब किसी के फोन पर व्हाट्सएप के जरिए कोई रैंडम, भड़काऊ या डराने वाला फेक न्यूज का मैसेज आता है, जो कि रोज ही आता है। एग्जैक्टली। और वो इंसान उसे आंख मूंद कर बाकी 10 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करने के बजाय बस एक पल रुककर खुद से पूछता है, क्या इसका कोई रिलायबल सोर्स है? क्या ये लॉजिकल बात है? बिल्कुल। तो असल में वो इंसान कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस ड्यूटी 8 का ही पालन कर रहा है। अंधविश्वास से बचना और तर्क की कसौटी पर चीजों को कसना ही असली वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये आपने बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी दी है। और मजे की बात यह है कि अगर लोग इस लॉजिक का इस्तेमाल करने लगे ना, तो शायद ड्यूटी 9 के जो उल्लंघन होते हैं वो भी कम हो जाएं। ड्यूटी 9 वो क्या है? ड्यूटी 9 कहती है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तो खैर हम आए दिन टीवी पर देखते ही हैं। दुर्भाग्य से, हाँ। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, लोग बसें जला देते हैं, ट्रेन की पटरियां उखाड़ देते हैं या सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। मतलब ये एक अजीब तरह की मानसिकता है। बिल्कुल है। वो सार्वजनिक संपत्ति आखिर है किसकी? वो किसी बाहर वाले की तो है नहीं, वो तो टैक्स पेयर्स के पैसे से ही बनी है ना। अपनी ही संपत्ति को जलाना और फिर उसी सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग करना, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, और इसीलिए संविधान इसे एक स्पष्ट कर्तव्य के रूप में याद दिलाता है। राइट। खैर, अब आते हैं आखिरी ग्रुप पर, जो उत्कृष्टता या एक्सेलेंस की बात करता है। ड्यूटी 10 नागरिकों को प्रेरित करता है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। मतलब ताकि राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयों को छू सके। एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ एवरेज बनकर मत रह जाओ यार, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। क्योंकि जब एक नागरिक सफल होता है तो उससे देश की सामूहिक सफलता भी तय होती है। शुरुआत में हमने बात की थी कि 1976 में सिर्फ 10 ड्यूटीज थीं, लेकिन आज के टाइम में तो कुल 11 हैं। हाँ। तो ये जो 11वां कर्तव्य है, ये क्या है और इसे शामिल होने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? जो 11वां कर्तव्य है ना, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इससे साल 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में? जी। कौन सा संशोधन था ये? ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत ये नियम बना दिया गया कि हर माता पिता या संरक्षक का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर प्रदान करें। अच्छा, ये वो दौर था जब शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले रहा था देश में। बिल्कुल सही पकड़े आप। उस वक्त ये महसूस किया गया कि यार सिर्फ सरकार के स्कूल खोल देने से या मिड डे मील देने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को स्कूल भेजने की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो तो अभिभावकों को ही लेनी होगी ना। बिल्कुल लेनी होगी। तो अब हमारे पास इन 11 नियमों की एक पूरी लिस्ट आ गई है। हाँ जी। अगर हम इस पूरी लिस्ट का एक पल्स चेक करें, मतलब एक ऑर्गेनिक चेक करें, तो क्या ये नागरिकों पर डाला गया कोई बहुत भारी बोझ लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। एक लिस्ट है: देश से प्यार करना, औरतों की इज्जत करना, पर्यावरण बचाना, लॉजिकल सोचना और अपने बच्चों को पढ़ाना। एकदम।
ये कोई बोझ नहीं है, ये तो एक सुचारू समाज को चलाने के लिए बहुत ही बेसिक और जरूरी निर्देश हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच आता है। वो क्या? एक ऐसा ट्रैप जिसके बिना हमारी ये डीप डाइव बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कोई इंसान तय करता है कि भाई मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बनूंगा, मैं इनमें से किसी भी ड्यूटी का पालन नहीं करूंगा। तो क्या होगा? क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी? क्या अदालत उसे सजा सुनाएगी? हाँ, यहीं पर द लीगल रियलिटी ट्रैप सामने आता है। ये ट्रैप क्या है? देखिए, जब भी कोई ड्यूटी या कर्तव्य शब्द सुनता है ना, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजती है कि इसे ना मानने पर तो सीधा चालान कटेगा या जेल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, रोल है तो सजा भी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये मूल कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित? हाँ, कानूनी भाषा में कहें तो ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। वेट एक सेकंड, नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब है कि सीधे तौर पर अदालत जाकर ये नहीं कहा जा सकता कि फला व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है इसलिए उसे जेल में डाल दो। बिल्कुल, इन्हें कानूनी रूप से जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। संविधान सीधे तौर पर इन कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं करता है। रुकिए, यहाँ ना एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा हो रहा है। बताइए। अभी आपने बताया कि ये कर्तव्य 1976 में लाए गए थे और अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि उस समय देश में निरक्षरता और गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों को अपने अधिकारों तक की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए कर्तव्यों को जबरदस्ती थोपना सही नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन आर्ग्यूमेंट है। लेकिन 1976 में भी तो हत्या, चोरी या धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कानून मौजूद थे ना? बिल्कुल थे, आईपीसी तो बहुत पहले से है। तो गरीब से गरीब और अनपढ़ इंसान को भी वे कानून तो मानने ही पड़ते थे। तो फिर सार्वजनिक संपत्ति जलाने या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने जैसे गंभीर मामलों में निरक्षरता या गरीबी का एक्सक्यूज देकर इन्हें गैर न्यायोचित क्यों रखा गया? मतलब ये तो ऐसा हुआ कि आपने गेम के नियम तो बना दिए, लेकिन अंपायर किसी को आउट ही नहीं दे सकता। ये बहुत ही तीखा और विचारणीय सवाल है, और ये डाउट बहुत लोगों को होता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि संविधान का काम नागरिकों के अंतर्मन और समाज की दिशा को तय करना है। ये अपने आप में कोई पीनल कोड या दंड संहिता नहीं है। मूल कर्तव्य नागरिकों की अंतरात्मा से की गई एक अपील है। अपील? तो क्या लोग सिर्फ अपील से मान जाएंगे? पूरी बात सुनिए। मैंने कहा कि संविधान सीधे सजा नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय गौरव का अपमान करके या सार्वजनिक संपत्ति जलाकर आसानी से बचकर निकल सकता है। अच्छा, तो अगर संविधान सीधे सजा नहीं देता तो सजा मिलती कैसे है फिर? यहीं पर आते हैं अपवाद और लीगल रियलिटी। भले ही ये मूल कर्तव्य सीधे तौर पर जस्टिशिएबल न हो, लेकिन संविधान हमारी संसद को ये पूरी शक्ति देता है कि वो इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए अलग से कानून बना सकती है। ओह, तो संसद कानून बना सकती है? बिल्कुल। और संसद ने ऐसा किया भी है। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए ड्यूटी 1 ले लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। इसे लागू करने के लिए संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बनाया हुआ है। मतलब प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। एग्जैक्टली। अगर कोई झंडे का अपमान करता है तो उसे इस कानून के तहत पक्का सजा मिलेगी। हाँ, अब समझ में आया। तो पेंच ये है कि सजा संविधान के भाग 4A के तहत नहीं मिल रही है, हाँ, बल्कि सजा उस विशेष कानून के तहत मिल रही है जो उस ड्यूटी को सपोर्ट करने के लिए संसद ने बनाया है। एकदम सही डिकोड किया आपने। और इसी तरह ड्यूटी 7 जो पर्यावरण की रक्षा की बात करती है, उसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे सख्त कानून मौजूद हैं। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए भी पक्का कोई एक्ट होगा? बिल्कुल है। ड्यूटी 9 के लिए भी अलग कानून है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो इन कर्तव्यों का इस्तेमाल एक लेंस या चश्मे की तरह करती है। लेंस की तरह? वो कैसे? देखिए, जब भी किसी कानून की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी जाती है कि भाई ये कानून सही है या नहीं, तो जज ये देखते हैं कि क्या वो कानून किसी मूल कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा है। अगर जवाब हाँ है तो उस कानून को आमतौर पर जायज और उचित मान लिया जाता है। तो कहानी का सार ये है कि ये कर्तव्य पूरी तरह से कागजी शेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनके पीछे एक बहुत ही मजबूत कानूनी बैकिंग सिस्टम मौजूद है जो अलग अलग कानूनों के रूप में अपना काम कर रहा है। एकदम सही। और अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़े ना,
तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी या दुश्मन नहीं है। राइट। वो जो एक पुरानी घिसी पिटी एनालॉजी है ना, कि ये तराजू के दो पलड़े हैं, अगर उसे हटाकर हम एक मैकेनिकल एनालॉजी का इस्तेमाल करें तो बात ज्यादा साफ होगी। मैकेनिकल एनालॉजी बताइए। मान लीजिए कि जो मूल अधिकार है वो किसी कार का एक बहुत शक्तिशाली इंजन है। ओके। वो इंजन नागरिक के जीवन को आगे बढ़ाता है, उसे ताकत देता है। लेकिन जो मूल कर्तव्य है वो उस कार का स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक है। क्या बात है। और एक इंजन बिना स्टीयरिंग और ब्रेक के सिर्फ एक खतरनाक मशीन है जो कहीं भी जाकर टकरा सकती है। बिल्कुल। अधिकार इंसान को शक्ति देते हैं, लेकिन कर्तव्य उस शक्ति को एक सही दिशा देते हैं। और इतिहास में से कई बार कोर्ट्स ने साबित भी किया है। 1970 का एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला है चंद्र भवन बोर्डिंग केस। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल है कि मौलिक अधिकार बहुत ऊंचे दर्जे के हैं और मूल कर्तव्य कहीं नीचे आते हैं। अच्छा। न्यायालय की नजर में संविधान के अंदर दोनों का महत्व बिल्कुल एक समान है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे महात्मा गांधी का वो मशहूर विचार याद आ रहा है जो एकदम सटीक बैठता है यहाँ। कौन सा विचार? उन्होंने एक बार कहा था, अधिकार का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। कितनी गहरी और बुनियादी बात है। बिल्कुल। मतलब आप बिना कर्तव्यों को निभाए, बिना गेम के नियम माने, कभी भी अधिकारों की उस चमचमाती ट्रॉफी की मांग कर ही नहीं सकते। और अगर हर नागरिक सिर्फ ट्रॉफी मांगेगा और नियम तोड़ेगा तो एक दिन पूरा मैच ही रद्द हो जाएगा। हाँ, और फिर ट्रॉफी किसी को नहीं मिलेगी। यही वजह है कि किसी भी जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए अधिकारों की मांग और कर्तव्यों के पालन के बीच ये बैलेंस होना सबसे बड़ी और जरूरी शर्त है। तो अब इस पूरी डीप डाइव को समेटते हुए मुझे लगता है चर्चा का अंत एक ऐसे सवाल के साथ किया जाना चाहिए जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल होना चाहिए। तो जरा सोचने वाली बात है, अगर किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अपने संविधान को सिर्फ एक अधिकारों का मेन्यू कार्ड समझ लें कि भाई मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, हाँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की जो रसीद है उसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दें, तो क्या वो देश कभी हकीकत में आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं। इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए कि दिन के अंत में वो इनमें से कितने कर्तव्यों का अपनी असल जिंदगी में पालन कर रहा है। बहुत सही बात कही आपने। और जिन श्रोताओं के लिए आज के इस विषय ने एक नया नजरिया खोला है या जिनके मन में संविधान की इस गहराई को लेकर कुछ नई जिज्ञासा जगी है, बिल्कुल, तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली डीप डाइव में एक और जटिल विषय संविधान संशोधनों की गुत्थी सुलझाने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए और गहराई में गोते लगाते रहिए।